हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से चैप्टर 9 पर पहुंच गए हैं और इसमें टोटल 10 चैप्टर ही हैं। ओके, तो आज चैप्टर नेम इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। देन वी विल स्टार्ट। ये देखिए गाइस, इधर इसमें हम नए साम्राज्य और नए राज्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे आता है हमारा प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति क्या होती है? किसी भी राजा के बारे में जब हम उनकी प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस हम लिख देते हैं पत्थरों पर या किसी भी टीले पर या कहीं पर भी। मतलब इंस्क्रिप्शंस होते हैं अभिलेख जो पत्थरों पर, पहाड़ों पर लिखे जाते हैं, ठीक है, या शिलालेख किसी भी शिला पर लिखी जाती है। तो हम पढ़ते हैं, अरविंद वॉज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा की एक्टिंग करने के लिए वो बहुत उत्साहित था। अ फेमस, समुद्रगुप्त कौन था? अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। ये गुप्त शासकों में एक सबसे फेमस रूलर था समुद्रगुप्त। ओके, we know about Samudragupta from a long inscriptions inscribed on the Ashoka pillar at Allahabad। जो अलाहाबाद में अशोक का पिलर है उसके ऊपर इसके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अभिलेख लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, जो हरिसेन ने लिखा था। इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेन। किसने लिखा था ये? हरिसेन ने लिखा था। हु वॉज अ पोएट, वो एक पोएट था, कवि था। एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कोर्ट में या कह दो जहाँ पे भी उसका शासन चलता था वहां पर वो एक मिनिस्टर भी था और एक कवि भी था, ठीक है, हरिसेन। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति। ये एक स्पेशल तरीके की, खास तरीके की इंस्क्रिप्शन था, ये प्रशस्ति। ये इसको हम हिंदी में भी प्रशस्ति ही बोलते हैं, ठीक है, प्रशस्ति। संस्कृत वर्ड प्रशस्ति क्या होती है? एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ। किसी की भी प्रशंसा में हम जब कुछ लिखते हैं तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। While प्रशस्तीज were composed for some of the rulers you read about in chapter 8। कुछ प्रशस्ति आपने चैप्टर 8 में पढ़ी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था नासिक अभिलेख, जिसमें वो जो थी उसकी माता थी बल्लेश्वरी, उसने अपने बेटे शाद करने के ऊपर लिखवाई थी प्रशस्ति, ठीक है, नासिक प्रशस्ति लिखवाई थी, नासिक अभिलेख। सच एज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जैसे कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता। ये भी इम्पोर्टेंट थी बट जो गुप्ता के टाइम पे प्रशस्ति थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त, देखो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ से गाइस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको हर एक पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलता ही है, चाहे वो D++ का हो, चाहे एनवीएस, केवीएस या एसटेट या सीटेट, जो भी हो, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। क्या कहती है ये प्रशस्ति हमें? द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। एक उज्जवल तरीके से, एक अच्छे तरीके से पोएट अपने राजा की प्रशंसा करता है। एज अ वॉरियर, एक वॉरियर होता है जो युद्ध लड़ता है। एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, जो युद्ध में जीतता हो, ऐसा राजा। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, और जो हमेशा सीखता रहता है। और पोएट्स मतलब वो कवि भी था, सबसे बेस्ट पोएट था। कौन? समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है यहाँ पर।
ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। और हरिसेन ने उसको गॉड के, भगवान के इक्वल बताया है। ठीक है। द प्रशस्ति वॉज कम्पोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। और जो ये प्रशस्ति है वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखी हुई है। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। यहाँ पे ना एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ, समुद्रगुप्त द वॉरियर whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrow, long arrows and many other weapons। देखो पूरा का पूरा ये एक ही सेंटेंस है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा, पूरी बॉडी किससे कवर्ड थी, पूरी की पूरी, ये जो युद्ध में जैसे भाला लगता है, कील लगती है, एरोज लगते हैं, कुल्हाड़ियां लगती है, तलवार लगती है, इन सब के निशान उसकी पूरी बॉडी को की सुंदरता को कवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, इफ यू लुक एट मैप 7, अगर आप आगे आएगा अभी, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। ग्रीन कलर को आप देखोगे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट तट पर, पूर्वी तट पर आपको रेड डॉट्स मिलेंगे। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। और आपको इसमें आगे क्या भी मिलेगा, पर्पल और ब्लू कलर के, देखो देखो ये ग्रीन कलर का है इधर, ये इधर ग्रीन कलर है। ठीक है, ये उसका खुद, समुद्रगुप्त का ये खुद का राज्य था। ठीक है, यहाँ पे, और जो पर्पल है इधर ये, और ये ब्लू है, और इधर ये रेड डॉट्स है इधर। ठीक है, ये रही रेड डॉट, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो ये क्या बोलते हैं इनके बारे में हमारे पास में। ये समुद्रगुप्त इन अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां रखता था। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। प्रशस्ति में इन सभी जो ये मार्क कर रखे हैं, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हरिसेन डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स। 4 तरह के शासकों के बारे में वो डिस्क्राइब करता है। एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। और समुद्रगुप्त उनके साथ में क्या पॉलिसी रखता था उनसे, जैसे किसी के साथ में विवाह से रिलेटेड पॉलिसी कर देता था कि शादी हो गई बच्चों की तो वो अपने आप में ही उनके राज्य में मिल जाते थे, या कैसी कैसी वो नीतियां रखता था उन अन्य राज्यों के साथ में। देखते हैं। नंबर 1, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त के जो शासक थे उनसे, द एरिया शेडेड इन ग्रीन, जो ग्रीन था ना वो आर्यवर्त था। Here there were 9 rulers who were uprooted and their kingdoms were made a part of समुद्रगुप्त empire। ये जो ग्रीन पार्ट में था इसमें 9 रूलर्स थे और जो खुद समुद्रगुप्त के एम्पायर में मिले हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पर। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, दक्षिण में जाने वाला रास्ता, उसके शासकों के बारे में कल हमने दक्षिणापथ के स्वामी के बारे में पढ़ा था। Here there were 12 rulers। यहाँ पे 12 शासक थे, 12 राजाओं को इसमें हराया था। Some of whose capital are marked with red dots। जो हमने अभी ईस्ट कोस्ट में जो रेड डॉट्स देखी थी वो इनकी कैपिटल्स थी। They surrendered to समुद्रगुप्त after being defeated and he then allowed them to rule again। समुद्रगुप्त ने इनको हराया और हराने के बाद में इनको दोबारा से रूल करने की
की परमिशन दे दी थी। इसको बोलते हैं ग्रहण मोक्ष। ग्रहण मोक्ष पद्मानी बोलते हैं इसको, कि पहले तो इनको ग्रहण किया फिर इसको मोक्ष दे दिया। थर्ड नंबर पे द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। जो नेबरिंग स्टेट्स थे इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गण संघ। रिमेम्बर चैप्टर 5 में हमने गण और संघ के बारे में पढ़ा था, मतलब वज्जी की बात कर रहे हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप। जो पर्पल एरिया था ना मैप में, वो इलाका गण संघ था। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। उसकी आज्ञा मानते थे वो लोग, उसके ऑर्डर्स को मानते थे, उसके लिए कुछ टैक्सेस लेके आते थे। और जब भी वो मीटिंग करते थे समुद्रगुप्त, तो वो राजा, गण और संघ वाले राजा उसकी मीटिंग को अटेंड करते थे। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज, और जो बाहरी एरियाज थे, मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो ब्लू कलर का था। परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशाणास एंड शकास and the rulers of Sri Lanka who submitted to him offered daughters in marriage। वो शादी की नीतियां अपनाता था। ये जो बाहरी देश थे ना, श्रीलंका से या और भी बाहर के जो थे आउटलाइंग एरिया से, वो शादी करके अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, देखो ये इधर, ये तो शादी वाला, डॉटर्स की शादी करी और इनका राज्य अपने में मिला लिया। और ये इनके लिए ट्रिब्यूट भी लेके आते थे और इनका ऑर्डर्स भी मानते थे और इनकी मीटिंग्स को भी अटेंड करते थे, क्योंकि पास में थे। ठीक है, और ये वाले इन्होंने डिफीट कर दिए थे, दक्षिणापथ की ये डिफीट कर दिए थे और फिर इनको रूल करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, ये भी शादी वाला ही रूल अपनाते थे क्योंकि दूर हो गए। आगे देखो, जीनीलॉजीज होती है वंशावली, वंश से अगले वंश तक चलने वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर्स। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। देखो ये जो प्रशस्ति है, इसमें ना उनके पूर्वजों, एंसेस्टर मतलब पूर्वजों के बारे में भी, उनके जो शासकों के पूर्वज थे उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जिसमें एक में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के महान दादाजी, पिताजी, माताजी, उनके बारे में लिखा हुआ है। हिज मदर, ये इंपॉर्टेंट है, कुमार देवी, बिलोंग्ड टू दी लिच्छवीज गण। कुमार देवी जो उनकी माता थी, वो कौन से गण से, कौन से कुल से रिलेटेड थी? लिच्छवीज से। While his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used। मतलब कि इनके जो गुप्त डायनेस्टी में दो लोगों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक तो समुद्रगुप्त खुद ने और एक किसने? चंद्रगुप्त, उसके जो पिताजी थे उसने। ये चंद्रगुप्त वो मौर्यन नहीं है, ये दूसरा है चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, मतलब कि दादाजी के पिताजी और दादाजी आर मेंशन सिंपली एज महाराज। इन्होंने क्या लगाया था? सिर्फ और सिर्फ महाराज लगाया था इन्होंने। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस थे। देखो इधर हम विक्रम संवत के बारे में जानते हैं। द इरा बिगनिंग इन 58 BCE in traditionally associated with Gupta king Chandragupta Maurya, who had founded it as a mark of victory over Shakas and assumed the title Vikramaditya। जब कोई भी राजा ना दूसरे बाहर से आए हुए जनजाति या लोगों को हरा देते थे, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि, टाइटल लेते थे विक्रमादित्य की। ठीक है, और ये जो उन्होंने शकों को हराया था,
किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हरा के 58 BCE में विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, और तब उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, धारण की थी। आगे देखते हैं हम। समुद्रगुप्त इज टर्न फिगर इन द genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. समुद्रगुप्त ने ना अपनी जो वंशावली है उसमें रूल करने के लिए डायनेस्टी में अपने बेटे चंद्रगुप्त सेकंड को रूलर बना दिया था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेखों और कॉइन्स से पता करते हैं। ही लेड एन एक्सपीडिशन, उसने एक अभियान चलाया था वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में उसने एक अभियान चलाया था। मतलब उसने क्या किया था? Where he overcame to last of the Shakal, उसने शकों को हराया था। According to later belief, his court was full of learned people, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसका जो कोर्ट था, उसका जो जहाँ पे वो मीटिंग करते थे वहाँ पे लर्नड पीपल, मतलब कि बहुत ही पढ़े लिखे और सीखे हुए, या बोल दो आप कि बिल्कुल लर्न पीपल बैठते थे। अबाउट सम ऑफ देम यू विल रीड इन चैप्टर 10 में, आप पढ़ोगे इनके बारे में। देखो क्या था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, इसका एक बड़ा भाई था, इसकी भाभी को शकों ने उठा लिया था। अगर आप स्टोरी से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा। तो इसके भाई ने तो वहां पर नहीं गया अपने वाइफ को लेने के लिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, एक लेडी का रूप धारण करके वहां पे गया और अपनी भाभी को छुड़ा कर लेके आया। फिर उसने ना अपने भाई को भी कत्ल कर दिया और इसने अपनी भाभी से शादी की थी, ठीक है। तो इसने शकों को हराया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। हर्षवर्धन एंड द हर्ष चरित्र। अब हर्षवर्धन आ गए। गुप्ता रूलर्स में ही हम पढ़ रहे हैं, गुप्त काल के ही राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। While we learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, उनके अभिलेख और कॉइन से हम इनके बारे में जानते हैं। We can find out about some kings and biographies, हम कुछ राजाओं की है ना जानकारी कैसे लेते हैं? बायोग्राफीज से लेते हैं, आत्मकथा से लेते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler, बहुत महान एक रूलर हुआ था, एक शासक था हर्षवर्धन। देखो, his court poet बाणभट्ट, उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट, इम्पोर्टेंट नेम है। wrote his biography, उसने उसकी जीवनी लिखी थी हर्ष चरित्र में, ठीक है, इन संस्कृत। ये भी इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत में लिखी गई है। This gives us the genealogy of Harsh and ends with his becoming king, और ये हमें हर्ष के बारे में बताती है, उसके वंशजों के बारे में बताती है, और ये उसके आने वाले राजाओं के ऊपर फिनिशती है। Huinsang, about, चीनी आती है Huinsang, about whom you read in chapter 8, आपने chapter 8 में पढ़ा होगा Huinsang के बारे में। Also spent a lot of time at Harsh court and left a detailed account of what he saw, उसने जो भी देखा उसने उसके बारे में लिखा। देखो, हर्ष was not the eldest son, ये सबसे बड़ा बेटा नहीं था, of his father, ठीक है, but became king of थानेसर after both his father and elder brother dead। ये क्या है? स्टोरी है ये भी एक स्टोरी है कि हर्ष का जो बड़ा भाई था वो राजा बनता है, बट जो उसकी बहन थी उसके हस्बैंड को मार देता है। ये एक कोई बंगाल का राजा था सुशीन, वो मार देता है, मान लो। तो अब हर्ष उधर उसके भाई उसका बदला लेने के लिए जाते, तो उसके भाई को भी वो मार देते हैं, हर्ष के भाई को। फिर हर्ष ने क्या किया, मात्र 16 इयर्स की एज में वो राजा बनता है और
अपने राज्य को तो संभालता है, थानेसर को तो संभालता ही है। थानेसर कहाँ है? हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। और वो कन्नौज में भी अपना शासन चलाता है और बंगाल के शासक को मार देता है। इस देखो, एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा महान काम करता है। His brother-in-law was the ruler of कन्नौज। ये कन्नौज आपने अभी पीछे पढ़ा हो, देखा था मैप में, बाद में देख लेना। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के राजा शासक के द्वारा कन्नौज का राजा मारा जाता, जो कि उसका जीजा था, जो बोल सकते हो ब्रदर इन लॉ था। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। हर्ष ने कन्नौज का शासन अपने हाथ में लिया। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। और एक आर्मी लेकर वो बंगाल में गया और उसको मार डाला। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट। वो ईस्ट में तो सक्सेसफुल हुआ ही था। एंड कंकर्ड मगध। उसने मगध को भी जीत लिया। प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो। उसने बंगाल को भी जीत लिया। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर। वो हर जगह पे सक्सेसफुल नहीं था। देखो कहाँ पे वो हारता है। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन। वो डेक्कन मतलब कि नीचे साउथ में जाने के लिए नर्मदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश करता है, बट वो स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन जो चालुक्य साम्राज्य था, उसका राजा पुलकेशन द्वितीय उसको वहीं रोक लेता है और हरा देता है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कौन थे ये चालुक्याज, पल्लवाज एंड पुलकेशन। प्रशस्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं। द पल्लवाज एंड चालुक्याज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की ये बहुत इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जब यहाँ पे इधर हर्षवर्धन थे कन्नौज में, बंगाल में, इधर सब कहीं, उधर नीचे साउथ में पल्लव चालुक्य ये थे। ठीक है। द किंगडम ऑफ द पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। पल्लव कहाँ थे? अपनी कैपिटल के पास कांचीपुरम में थे। टू द कावेरी डेल्टा, ये कावेरी डेल्टा पे थे, कावेरी नदी के पास में थे पल्लव। While that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the rivers Krishna and Tungabhadra। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के रायचूर दोआब के बीच में था, मतलब एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। कौन था? चालुक्यास। आगे अहोल, जिसको आप बोलते हो एहोल। एहोल प्रशस्ति भी है हमारे। द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। चालुक्यास की कैपिटल कौन थी? एहोल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। ये व्यापार की एक बहुत प्रमुख क्षेत्र था, सेंटर था। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे ये एक धार्मिक केंद्र भी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में टेम्पल्स थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास frequently raided one another lands, especially attacking the capital cities which were prosperous towns। जो वो पल्लवास और चालुक्यास थे ना, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे की कैपिटल सिटीज पर अटैक करते रहते थे, क्योंकि वो समृद्धिशाली शहर होते थे ना। राजधानी हमेशा से ही समृद्धिशाली रहती है। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशन सेकंड। सबसे फेमस जो था चालुक्यों में, वो पुलकेशन सेकंड था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति। हम उसको एक प्रशस्ति के द्वारा जानते हैं। कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति, जिसको किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। उसका कोर्ट पोइट था ये रवि कीर्ति, उसका दरबारी कवि था। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर, उसके पूर्वजों के बारे में बताते हैं। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। और जो 4 जनरेशन से कि उसने सब कुछ लिखा है इसमें, इस अपनी प्रशस्ति में। पुलकेशन एविडेंटली गोट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकेशियन ने ना, ये जो राज्य था
ये किससे लिया था आपने? अंकल से लिया था, अंकल से प्राप्त हुआ था उसको ये। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। According to Ravikirti, he led expeditions along both the west and the east coast. रविकीर्ति के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो जो पुलकेशन द्वितीय था उसने कहाँ कहाँ अभियान चलाए थे, एक्सपीडिशन अभियान उसने कहाँ कहाँ अपनी सेना लेके गया था? वो वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तटों पर वो अपनी सेना लेकर गया था। बिसाइड्स ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा, और उसने हर्ष को के जो अभियान आया था, हर्ष भी अपनी सेना लेकर आया था, उसको भी रोक दिया था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम। और रविकीर्ति ने ना एक पोएम में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। क्या देखते हैं? हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। हर्ष का मतलब होता है खुशी। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्षा। उसने लिखा है कि इस हार के बाद में हर्ष ज्यादा समय तक हर्ष नहीं रहेगा। पुलकेशिन also attacked the Pallava king who took shelter behind the walls of कांचीपुरम। पल्लवों के ऊपर भी उसने पल्लव के राजा के ऊपर भी उसने अटैक किया था, जो कहाँ छुप गया था? कांचीपुरम, अपनी राजधानी की दीवारों के पीछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बट द चालुक्य विक्ट्री वो शॉर्ट लिव्ड। उस चालुक्य की जो जीत थी वो बहुत छोटी थी। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूट एंड चोल डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th में। आप इसके बारे में जानोगे कि पल्लवों और चालुक्यों को किसने रिप्लेस कर दिया था? राष्ट्रकूट। पल्लवों के जगह पर तो राष्ट्रकूट आ गए थे, और चोल के जगह पर कौन आ गए थे? चालुक्यास की जगह पर चोल आ गए थे। देखते हैं, देखो मैप में समझो। ये इधर पल्लव है, ये इधर पल्लव है, इनको हराएंगे, मतलब इनके रिप्लेस में कौन आ जाएंगे भाई? इनके रिप्लेस में आ जाएंगे राष्ट्रकूट। यहाँ राष्ट्रकूट आ जाएंगे, चालुक्यों की जगह पर आ जाएंगे चोल। ठीक है, यहाँ पे तो चोल आ जाएंगे, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पे राष्ट्रकूट आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हम आगे यहाँ से पढ़ना है अब हमें। इसमें हाउ वर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेड, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इफ यू वांट टू स्टडी इट देन प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड रीड इट, बिकॉज it is not important. That's why I pursued. यहाँ से पढ़ते हैं, ये है इम्पोर्टेंट। देखो, some important administrative posts were now hereditary. कुछ जो प्रशासनिक पोस्ट थी वो अब वंशानुगत बन गई थी। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, ये पढ़ना। दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट, मतलब कि बेटे अपने पिताजी से वो पोस्ट ले लेते थे या उनको मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेन वॉज अ महादंड नायक। ये ऐसे पूछेंगे कि हरिसेन क्या क्या था, या ऐसे कोई भी एक नाम उठाकर दे देंगे, कह देंगे क्या हरिसेन ये था, या मैचिंग में दे देंगे। ठीक है, महादंड नायक था और चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, लाइक हिज फादर। अपने पिताजी की तरह हरिसेन क्या था? एक महादंड नायक था और चीफ जुडिशियल ऑफिसर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, एक पर्सन के पास में कई कई ऑफिसेस थे, कई कई डिपार्टमेंट थे। देखो, फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, महादंड नायक के साथ साथ
हरिसेन क्या था? एक कुमार मात्य था, ठीक है। मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, मतलब कि वो बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था। एंड अ संधि विग्रहक, वो संधि विग्रहक भी था। मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर और पीस, मतलब युद्ध और शांति का मिनिस्टर था, जिसको क्या बोलते हैं? संधि विग्रहक बोलते हैं। और कुमार मात्य जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होता है, जैसे अब हम प्रधानमंत्री बोल देते हैं या ऐसे इस लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब ग्रामीण शासन भी थे, वहां देखते हैं। दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। इनमें क्या क्या आते थे? नगर श्रेष्ठी होते थे गांव के शासकों के अंदर, और चीफ बैंकर होते थे मर्चेंट ऑफ द सिटी। इनको देखते हैं। मर्चेंट ऑफ द सिटी द सार्थवाह, और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावंस द प्रार्थना कुलिका, और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ कायास और स्क्राइब। देखो, लेखकों को कायास्त बोलते थे, ठीक है, और चीफ क्राफ्टमैन शिल्पकारों की जो समूह होता था उसको प्रार्थना कुलिका बोलते थे, ठीक है। और मर्चेंट व्यापारियों के समूह को क्या बोलते थे? सार्थवाह। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। आपको मैचिंग का क्वेश्चन दे देंगे, आगे लगा देंगे जैसे कुमार मात्य, और साइड में लिख देंगे स्क्राइब्स या फिर कायस्थ। तो कुमार मात्य कायस्थ कैसे हो सकते? कुमार मात्य तो हरिसेन था, मिनिस्टर था, तो मिनिस्टर से मैच करना पड़ेगा आपको। These policies were reasonably affected, but sooner or later, some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. ये जो पॉलिसीज थी ये कुछ ही समय तक चल पाई थी, क्योंकि जो कुछ स्ट्रॉन्ग लोग हो गए थे ना, उन्होंने अपनी खुद का किंगडम इंडिपेंडेंटली शुरू कर दिया था। A new kind of army, अब आर्मी के बारे में जानो। Like earlier rulers, पहले के शासकों के तरह, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. इन राजाओं के पास में भी क्या थे? अच्छी आर्मी थी, हाथी थे जिसमें रथ थे, और जिसमें घुड़सवार थे, कैवलरी घुड़सवार, फुट सोल्जर्स थे। Besides, there were military leaders who provided the kings with troops whenever he needed them. मतलब कि कुछ ऐसे लीडर्स थे जो राजा को ना क्या सैनिक, ट्रूप्स मतलब सैनिक प्रोवाइड करते थे जब भी राजा को जरूरत होती थी। They were not paid regular salary, वो क्या उनको ना रेगुलर सैलरीज नहीं देते थे वो इन लोगों को। Instead, some of them received great grants of land. राजा इन लोगों को क्या देता था? ऐसे लीडर्स को लैंड दे देते थे, तो वो क्या करते थे उस लैंड से? दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड हिज टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वॉरफेयर। दीज मैन वर नोन एज समंथाज। ऐसे जो लीडर्स सेना की रखवाली करते हो, सेना का ध्यान रखते हो, उनको खाना देते हो, या उनके अपने सोल्जर्स और हॉर्सेस का ध्यान रखते हो, उनको ये लिए इक्विपमेंट सामान लेके आते हो युद्ध के लिए, वॉरफेयर युद्ध के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे? सामंत बोलेंगे उनको। Whenever the rulers were weak, जब भी रूलर शासक वीक हो जाते थे तो ये सामंत क्या करते थे? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब असेंबली पे आ जाओ। इन असेंबली में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास, पल्लवों में है ये। मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली, बहुत ज्यादा मतलब इसमें असेंबली होती थी। जिन असेंबली में क्या होता था देखो, दीज इंक्लूडेड द सभा जो असेंबली होती थी उनको कौन करता था? विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, जिनकी भूमि
ब्राह्मणों की भूमि होती थी, उनकी असेंबली को सभा कहा जाता था, ठीक है। और द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, जहाँ पे गैर भूस्वामी, गैर ब्राह्मण थे ना, जो गैर ब्राह्मण थे उनकी सभा को बोलते थे उर, ठीक है। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट की सभा को नगरम बोलते थे, ठीक है। आगे आ गए हम, यहाँ आ गए। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, किंगडम्स जो आम लोगों थे ना, आम लोग थे, उन लोगों के बारे में है अभी। वी कैन कैच एन occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो लोग ओकेजनली मिलते थे, ठीक है, जो प्लेज करते थे या और दूसरे अकाउंट्स पर, दूसरे मेल, जैसे मेले वेले हो गए, शादी ब्याह हो गए, उन पर जो लोग मिलते थे उनके बारे में देखते हैं। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, किंग्स के जो दरबार में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ के ऊपर कालिदास ने लिखा है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्ले is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the kings and Brahmins use Prakrit. कालिदास ने एक अभिज्ञान शाकुंतलम, एक ऐसा नाटक लिखा है या ऐसा प्ले लिखा है जिसके अंदर क्या दिखाया गया है कि राजा के दरबार के लोग और जो ब्राह्मण है वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, ठीक है, संस्कृत। और जो अन्य लोग हैं, वुमेन एंड मैन अदर, जो अन्य लोग हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं प्राकृत। ऐसा उन्होंने दिखाया है किसमें, हिज मोस्ट फेमस प्ले, उसका अभिज्ञान शाकुंतलम उसका मोस्ट फेमस है। इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड शकुंतला, इन दोनों की लव स्टोरी है। We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. इस प्ले का जो एक पुअर आदमी था, मछली वाला फिशरमैन, उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो, a fisherman finds a ring. ये इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना बाद में, ठीक है। प्लीज रीड इट इफ यू वांट। हम यहाँ से पढ़ते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम फायान noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty. एक चीनी यात्री था फायान, उसने अनटचेबल मतलब कि अछूत लोगों के बारे में जैसा बिहेव किया जाता था, जैसे उनको ट्रीट किया जाता था, उसके बारे में उसने नोट किया एंड उसने लिखा है। क्या लिखा है उसने, दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, कि वो शहर से बिल्कुल बाहर रहेंगे। ही राइट्स, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही strike a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him and brushing against him. मतलब कि अगर किसी आदमी को शहर में या मार्केट में जाना होता था तो वो एक लकड़ी के टुकड़े को बजाते हुए आता था, अपने आप को दूसरों से अलग समझते हुए, और लोग इस साउंड को सुनकर समझ जाते थे कि वो आ रहा है और उनको टच करने से बचते थे लोग और दूर दूर हो जाते थे। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और बाणभट्ट ने भी एक अलग पिक्चर बनाई है अपने राजा हर्ष की आर्मी के ऊपर, उसने लिखा है। ये इम्पोर्टेंट है, वो तो स्टोरी थी पिछली, अभी ये इम्पोर्टेंट है। द किंग्स ट्रेवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग चलता था बहुत ज्यादा, इनॉर्मस विशाल होता है, बहुत ज्यादा संख्या में इक्विपमेंट रख के,
शस्त्र रख के, अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, हथियार रखता था। देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोट्स, पैंस, फर्नीचर, गोल्डन footstools, food, including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephants। देखो वो ना वेपन्स के अलावा क्या क्या रखता था, ये सारी चीजें वो साथ में लेकर चलता था जब भी राजा घूमने निकलते थे, ट्रेवल्ड करते थे। ठीक है, क्या हाथी तक भी लेकर चलते थे, कैमल्स भी, ये सारी चीजें। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पाइंड बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। मतलब कि कुछ लोग इस विशाल आर्मी में क्या होता था, म्यूजिशियन ड्रम्स बजाते थे और प्लेइंग करते थे, और दूसरे लोग हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स को बजाते थे। ठीक है, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे, उन गांवों वालों को इनकी सेवा करते थे जो भी रास्ते में आते थे। दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गर्ल्स एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर द एनिमल्स। वो दही और ये फूल वगैरह और एनिमल्स के लिए खाना लेकर आते थे गांव के लोग। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेशेंस बिफोर हिम। वो ऐसा भी ट्राई करते थे कि किंग से मिलेंगे, राजा से मिलेंगे और उनके सामने अपनी दिक्कतें रखेंगे, उनसे शिकायत करेंगे अपनी परेशानियों की। The army left a trail of destruction behind him। मतलब कि आर्मी इतनी बड़ी होती थी कि वो अपने पीछे बहुत विनाश करके चलती थी, इतनी ज्यादा संख्या में। Elephants often trampled down the huts of villagers। एलिफेंट्स क्या करते थे, विलेजर्स की हट्स को भी तोड़ देते थे। एंड oxen yoked to the caravans of merchants run away। और जो ओक्स होते थे वो भाग जाते थे मर्चेंट्स के। Scared by the tumult, वो डर जाते थे लोग, ओक्स। As Barnabas says, the whole world was swallowed up in dust। बाणभट्ट हर्षवर्धन की सेना के बारे में बोलता है कि पूरा का पूरा विश्व उस विशाल आर्मी की धूल से ही ढक जाता था, इतनी ज्यादा अतिशयोक्ति करते हैं वो अपने राजा की सेना के बारे में। तो गाइस ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, और हम मिलते हैं कल हमारे 10th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर के साथ। आपको प्लीज अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो और मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।